प्रो रेसलर्स, खास करके वो जिनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का करियर सफल रहा है, वो अक्सर इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज या फिर अपनी आत्मकथा में अपने करियर पर बात करते हैं। ये रेसलर्स रिंग में अपने बिताए हुए समय में हुए कुछ पछतावों के बारे में भी बात करते हैं। ये पछतावा किसी बुरे बुकिंग डिसीजन को मानने का भी हो सकता है, या फिर बैक स्टेज में वो सभी से कैसे पेश आए उसका भी। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स के 10 सबसे बड़े रिग्रेट्स के बारे में बात करेंगे। रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। साथ ही हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, JBL, हिज बिहेवियर टुवर्ड्स मौरो रोनाल्डो। मौरो रोनाल्डो का स्मैकडाउन की आवाज बनना एक बड़ी बात थी। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत बड़े फैन थे और वो जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे मशहूर और अच्छे कमेंटेटर बन गए। बदकिस्मती से रोनाल्डो का अपने स्मैकडाउन कमेंट्री पार्टनर JBL के साथ रिश्ता थोड़ा खराब था, जिसकी वजह से रोनाल्डो को डब्ल्यूडब्ल्यूई से छुट्टी लेनी पड़ी और बाद में वो एक लीड कमेंटेटर के तौर पे NXT से जुड़ गए। रोनाल्डो के करीबी दोस्त बैस रिटन ने दावा किया कि JBL उनको बहुत परेशान करते थे। हालांकि रोनाल्डो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपने विवादों में JBL का नाम नहीं लिया, लेकिन JBL की कई सारी कहानियां सामने आई जिनसे JBL एक अच्छे इंसान नहीं लगते। JBL ने बाद में रिक बैसमैन के टॉकिंग टफ शो पर आकर कहा था कि उन्हें हर उस बात का अफसोस है जो उन्होंने रोनाल्डो से कही, जिससे उन्हें कोई भी परेशानी हुई। उन्होंने कहा, मैंने शो पर ऐसे ही बोला था, ये मौरो को नंबर 1 अनाउंसर बोल रहे हैं। उसने इसे रीट्वीट किया, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं उस समय किरदार में था और लोग उस पोल की बात कर रहे हैं कि मुझे उस पोल से इतनी जलन होती थी कि मैंने टीवी पर जाकर उसकी बात करी। मैं सिर्फ कैमरा पर JBL का किरदार निभा रहा था और मुझे लगता है कि मौरो ने उसे गलत तरीके से ले लिया। मुझे उम्मीद है कि अब उन्हें समझ आ गया होगा, मैंने जो भी किया वो बस अपने किरदार के लिए किया। JBL ने यह भी कहा कि उन्होंने सीधे मौरो से भी इस बारे में बात करी है कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने उन हालातों को कैसे संभाला। मैं पार्किंग लॉट के दूसरे तरफ गया और वो अपने फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर सकता, लेकिन हमने हाथ मिलाया। मैं बस गया और उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने कहा, कैसे हो तुम? मैंने कहा, सब ठीक है, और बस चला गया। मैंने बस उसे इशारा दे दिया कि मेरे मन में उसके लिए कोई बुरी भावना नहीं है। मुझे सारी बातों का अफसोस है। मैं बस चाहता हूँ कि काश मौरो को सब पता होता। नंबर 9, क्रिस जेरिको नॉट रेसलिंग रैंडी सैवेज। अपने रेसलिंग करियर के दौरान क्रिस जेरिको ने रेसलिंग की दुनिया के हर बड़े रेसलर के साथ मैच खेला है। पुराने स्टार्स जैसे कि हल्क होगन और द रॉक से लेकर नए महान रेसलर्स जैसे कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन तक। लेकिन एक रेसलर जिसके साथ जेरिको का कोई मैच नहीं हुआ, वो थे माचो मैन रैंडी सैवेज, और जेरिको को इस बात का अफसोस भी है। जून 2023 में जेरिको ने एक ट्वीट में कहा, काश मुझे रैंडी के साथ काम करने का मौका मिला होता, वो सच में मेरे हीरो थे। जेरिको वर्सेस रैंडी सैवेज सच में एक बेहतरीन लड़ाई होती। ये काफी शर्म की बात है कि हम ऐसा होते हुए नहीं देख पाए। नंबर 8, रैंडी ऑर्टन नॉट शोइंग एट रेसलमेनिया 21 रिहर्सल्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रैंडी ऑर्टन के शुरुआती दिनों में उनके अंदर कई सारी निजी दिक्कतें थी, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप स्टार बनने के बाद उनके एटीट्यूड और बर्ताव में भी दिखती थी। 2005 में ऑर्टन को रेसलमेनिया 21 में द अंडरटेकर के साथ मैच करने का एक बेहतरीन मौका मिला। केवल कुछ ही चुने हुए स्टार्स को ऐसा मौका मिलता था, और अपनी परेशानियों की वजह से ऑर्टन अंडरटेकर के साथ होने वाले अपने मैच की रिहर्सल में नहीं पहुंचे। 2020 के डब्ल्यूडब्ल्यूई अनटोल्ड के एक एपिसोड में ऑर्टन ने बताया कि उन्हें वो रिहर्सल छोड़ने का कितना अफसोस है। ऐसा कह लीजिए कि मैं किसी दिक्कत में पड़ गया था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। अगर मेरे बच्चे ये देख रहे हैं तो अब ये सोचिए, ये मेरा दूसरा रेसलमेनिया था। मैं 24 साल का था, मुझे पूरी दुनिया की चीजें मिल रही थी। मेरे पिता वहाँ थे, अंडरटेकर वहाँ थे। जब वो सब खत्म कर रहे थे, मैं तब वहाँ पहुंचा। वो बाहर जा रहे थे। मैं अंडरटेकर के साथ 1 साल से काम कर रहा था, और ये सब शुरू होते ही मैंने उस साल के सबसे बड़े मैच की रिहर्सल छोड़ दी। कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैंपियन रह चुके ऑर्टन ने कहा, मेरे करियर की शुरुआत में कई सारे लोगों की मेरे बारे में कुछ राय रही होंगी, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा बड़ा पागल और कोई नहीं समझता होगा। इसलिए टेकर, अगर तुम ये देख रहे हो तो शुक्रिया मेरी बुराई ना करने के लिए, मुझे गालियां ना देने के लिए, और वो रिहर्सल भूलने पर मुझे चोक स्लैम ना मारने के लिए। इस काम में मेरा सबसे बड़ा अफसोस शायद वही है, उस रात तुम लोगों की उम्मीदें तोड़ना। नंबर 7, केन द हाफ हेयर कट। रूथलेस एग्रेशन एरा के सबसे हैरान कर देने वाले पलों में से एक था जब केन ने अपना मास्क हटाया था। इससे केन का किरदार और आगे बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि ग्लेन जैकब्स का मानना था कि इस किरदार का मास्क वाला वर्जन अब फीका पड़ चुका है। हालांकि जैकब्स मास्क हटाने के पूरे पक्ष में थे, लेकिन वो अपना आधा मुंडाया हुआ सर दिखाने की उम्मीद नहीं कर रहे थे।
केन अपने इस यादगार सेगमेंट के एक अफसोस के बारे में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बताते हैं। मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को इसके बारे में नहीं बताया था और मेरी पत्नी को मेरे लंबे बाल पसंद थे और मैं चाहता था कि वो भी मुझे बाकी सब की तरह देखकर चौंक जाए, और वो सच में हैरान हो गई थी। तो जब मैंने उससे मैच के बारे में बात करी तो वो कुछ ठीक नहीं रहा और उन्होंने आधा ही कट किया था कि तभी ब्रूस प्रिचर्ड ने कहा, रुको, मुझे विंस को ये दिखाना है, मुझे तभी आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मैंने जोश में कहा, हाँ बिल्कुल, ये बढ़िया रहेगा। और फिर मैं वहाँ बैठा रहा और मैंने सोचा, रुको, मुझे इस तरह ही बाहर भी जाना होगा, मुझे मेरे बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है। नंबर 6, सेथ रॉलिंस, द रीयूनियन ऑफ द शील्ड। अपने शुरुआती समय में द शील्ड काफी मशहूर थे और जब 2014 में WWE ने इस ग्रुप को अलग कर दिया तब ये बात लगभग तय थी कि आने वाले सालों में ये ग्रुप फिर से साथ आएगा। ऐसा आखिरकार 2017 में हुआ और हालांकि ये रीयूनियन सफल रहा था, लेकिन इस ग्रुप का पुराना जादू कहीं खो चुका था। इस रीयूनियन के साथ एक बड़ी दिक्कत ये रही, WWE इस ग्रुप के लिए एक अच्छा दुश्मन नहीं ढूंढ पाई थी और ये ग्रुप बस दूसरे रेसलर्स की बनी बनाई जोड़ियों के खिलाफ लड़ रहे थे। WWE ने 2018 में फिर से इस ग्रुप के रीयूनियन की कोशिश करी, लेकिन इस वक्त तक ये साफ हो चुका था कि फैंस इन तीनों को मेन इवेंट प्लेयर्स को अपनी अपनी स्टोरी लाइन्स के साथ देखकर खुश थे। सिर्फ WWE के फैंस ही नहीं थे जिन्हें ऐसा लग रहा था कि शील्ड का रीयूनियन उतना अच्छा नहीं रहा। शील्ड के पुराने सदस्य सेथ रॉलिंस ने भी इन रीयूनियंस को लेकर अफसोस जताया और रॉलिंस ब्लीचर रिपोर्ट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में डिटेल में बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कुछ रीयूनियंस को और बेहतर तरीके से संभालने का एक अफसोस मुझे रहेगा और उसमें से कुछ हमारे हाथ में नहीं था और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कर्ट एंगल को शील्ड के कॉस्ट्यूम में डालना सही नहीं था, लेकिन समय की मांग पर कुछ भी करना पड़ता है, इसलिए हमसे जो हो सका हमने किया और लोगों को कोई किरदार देना और उसको निभाते रहने के अपने अलग फायदे हैं। नंबर 5, ट्रिपल एच नॉट फेसिंग द रॉक एट रेसलमेनिया 16। ट्रिपल एच और द रॉक का फ्यूड एटीट्यूड एरा के सबसे फेमस फ्यूड्स में से एक था और दोनों को रेसलमेनिया 16 के मेन इवेंट में एक मैच करना तय था, लेकिन इसकी जगह WWE ने सभी मैकमैन्स के साथ एक फैटल 4-वे मैच रखा जिसमें ट्रिपल एच, द रॉक, बिग शो और मैक फॉली शामिल थे। वो मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट जैसा मैच नहीं था और WWE ने आखिरकार इस मैच को साल 2000 के बैकलैश में बुक किया और ये मैच एक क्लासिक बन गया। लोगन पॉल के इम्पल्सिव पॉडकास्ट पर ट्रिपल एच ने WWE में अपने अफसोस की बात करी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें द ग्रेट वन के खिलाफ रेसलमेनिया 16 के मेन इवेंट में मैच न लड़ने का कितना अफसोस है। ट्रिपल एच ने यह भी कहा कि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो द रॉक के साथ ग्रैंड स्टेज पर एक आयरन मैन मैच कर पाते। साल 2000 में द रॉक के साथ उस पूरी चीज में मुझे केवल इस बात का अफसोस रहा कि हमें रेसलमेनिया में एक 1-on-1 मैच करना था और मुझे लगता है वो उस समय हम दोनों के लिए एक बेहतरीन चीज होती। टेकर की वापसी का समय, ऑस्टिन की वापसी का समय और ऑस्टिन उस समय पूरी तरह तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने रेसलमेनिया के मैच को आगे कर दिया। कुछ महीनों बाद हमें वो आयरन मैन मैच लड़ने का मौका मिला जो हम रेसलमेनिया पर लड़ना चाहते थे, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। मुझे बस यही एक चीज लगती है, हम इतनी आइकॉनिक और इतनी लंबी दुश्मनी का हिस्सा रहे हैं और हम सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उसको खत्म नहीं कर पाए। मुझे लगता है रॉक भी यही सोचता है। नंबर 4, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नॉट रेसलिंग ब्रॉक लेसनर। WWE के इतिहास में सबसे बदनाम वॉकआउट्स में से एक में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने 2002 में रॉ के एक एपिसोड में ना जाने का फैसला लिया, जब उस मैच में ब्रॉक लेसनर से उनकी हार तय करी गई। ऑस्टिन को एक युवा स्टार को जिताने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनका मानना था कि उस मैच में अच्छे से लड़ा जाए और फिर वो उस मैच को हारें। ऑस्टिन ने बार बार इस बारे में बात करी है कि जिस तरह से उन्होंने उन हालातों को संभाला था उसका उन्हें अफसोस होता है। ये बात उन्होंने अपने हॉल ऑफ फेम स्पीच में भी कही थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उस वॉकआउट के सालों बाद भी ये बात WWE के इस लेजेंड को परेशान करती थी। हालांकि 2002 के इस हादसे को लेकर ऑस्टिन काफी अफसोस करते हैं। लेसनर को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ऑस्टिन ने उन्हें जीतने का मौका नहीं दिया। जहां कुछ रेसलर्स इस बात से बहुत चिढ़ जाते हैं, लेसनर इस तरह के इंसान नहीं है और अच्छी बात ये रही कि लेसनर और ऑस्टिन ने लगभग 2 दशकों से एक अच्छी दोस्ती बनाकर रखी है। नंबर 3, द अंडरटेकर नॉट रेसलिंग आंड्रे द जायंट। 2020 में रिटायर होने के बाद से अंडरटेकर ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं जहां वो अपनी जिंदगी और करियर की बात करते हैं और एरियल हेलवानी के साथ एक इंटरव्यू में अंडरटेकर ने बताया कि उनके करियर का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि उन्हें कभी आंड्रे द जायंट के साथ लड़ने का मौका नहीं मिला। जब मैं आया था वो अपने करियर के अंत में थे और वो बस थोड़ा ही काम करते थे। उनके घुटने और कमर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो हमेशा ये सोचते थे। अंडरटेकर ने कहा, मैं ड्रेसिंग रूम में आता था
और पूछता, हे बॉस कैसे हो आप, और वो कहते, बिल्कुल अच्छा बच्चे, एक दिन मैं और तुम बहुत पैसा बनाएंगे। मैं कहता था, सच में बॉस? उन्होंने कहा, हाँ मेरे पास एक अच्छा प्लान है। मैंने कहा कि फिर तो मुझे भी बताइए। नहीं, वो थोड़े पुराने सोच के थे, मुझे कभी नहीं बताते थे। मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। ये एक बहुत अफसोस की बात है। मुझे आंड्रे के साथ केवल रिंग में मौजूद होने में भी खुशी मिलती। नंबर 2, जॉन सीना, रेट्रोस्पेक्टिव हिपोक्रेसी। जॉन सीना और द रॉक के बीच की दुश्मनी का एक मुख्य पॉइंट ये रहता है कि द रॉक की हॉलीवुड फिल्म्स का बहुत जिक्र होता था। सीना ऐसा मानते थे कि रॉक ने हॉलीवुड के लिए WWE को छोड़ दिया था और वो मूवी इंडस्ट्री में रॉक की गलतियों की बहुत आलोचना करते थे। उस फ्यूड के 10 साल बाद आज सीना खुद सेमी रिटायर हो गए हैं और हॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन गए हैं। जाहिर है कि फैंस ने सीना के इस पाखंड पर सवाल उठाया है, लेकिन खुद सीना ने अपने इस व्यवहार पर बात करी है। हैप्पी सैड कंफ्यूज पॉडकास्ट पर अपने इंटरव्यू के दौरान सीना ने इस बात पर रोशनी डाली और कहा, मैं स्वार्थी हो गया था। उस समय सिर्फ WWE के लिए जीना और कोई नयापन नहीं रखना या किसी और का नजरिया ना समझना। मुझे बिजनेस के बारे में ड्वेन की बात झूठी लगी। उन्होंने बताया, मेरा मानना था कि अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो हर रोज वही करिए। मतलब कितना पाखंडी था मैं, क्योंकि मैं अभी भी WWE से प्यार करता हूं, लेकिन मैं हर वक्त वही नहीं कर सकता और मुझे ये समझ नहीं आया। मैं बहुत स्वार्थी था। मैंने ये कहने की जगह कि हे दोस्त, मैं तुम्हें वापस लाने के लिए ऐसा करना चाहूंगा और शायद हम साथ काम कर सके, कुछ बड़ा बना सके, मैंने सोचा हटाओ ये सब, उस इंसान को गलत बोल देता हूँ। ये एक पल है, तुमने मुझे शुरुआत दी है, अब मैं सब दरवाजे तोड़ दूंगा। मैं जिद्दी था। मुझे समझ आता है कि वो क्यों नाराज थे। नंबर 1, शॉन माइकल्स, कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट। सबके चहेते शॉन माइकल्स की 2010 में एक बेहतरीन रिटायरमेंट हुई थी। वो रेसलमेनिया 26 में अंडरटेकर के साथ एक क्लासिक मैच के बाद रिटायर हुए थे, लेकिन 8 सालों के बाद HBK ने रिटायरमेंट से वापस आने का एक बड़ा विवादित फैसला लिया। उन्होंने ट्रिपल एच के साथ एक जोड़ी बनाकर अंडरटेकर और केन के खिलाफ क्राउन ज्वेल इवेंट में हिस्सा लिया और वो मैच काफी खराब रहा और इसकी बहुत आलोचना हुई। फैंस भी केवल कुछ पैसों के लिए HBK का रिटायरमेंट से बाहर आने के फैसले से निराश थे। उस मैच के बाद HBK उस मैच की बहुत आलोचना करते हैं और न्यूयॉर्क पोस्ट ने HBK से पूछा कि क्या वो उस मैच के लिए हाँ बोलने पर अफसोस करते हैं, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया, हाँ करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मार्क के नजरिए से ये कुछ ऐसा था जिससे आराम से बचा जा सकता था। मैं अब ये कभी कभी खुद सोचता हूँ, हे भगवान काश मुझे ये पता होता। मैं बस अपने दोस्तों के साथ वापस जाना चाहता था। मैं बस सभी से माफी मांग सकता हूँ। तो यहाँ खत्म होते हैं WWE रेसलर्स के 10 सबसे बड़े अफसोसजनक पल। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।